आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। पॉलिटिकल एनालिस्ट सज्जन कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत सर आप दोनों का। और सबसे बड़ा विषय तो चंदा चोरी का है, जो इस वक्त पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। राम मंदिर में चंदा चोरी के महापाप की हम बात करेंगे, जिसमें एक्शन का वक्त नजदीक आ रहा है। राम मंदिर की चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है। रविवार की शाम एसआईटी टीम ने सीएम योगी से मुलाकात की। टीम ने सीएम योगी को 6 दिन में 60 घंटे तक हुई जांच की पूरी डिटेल दी। जानकारी के मुताबिक 150 पन्नों की रिपोर्ट में एसआईटी ने राम मंदिर के कई कर्मचारियों पर एक्शन की सिफारिश की है। हालांकि एसआईटी ने ट्रस्ट के किसी बड़े पदाधिकारी का जिक्र नहीं किया है। मंदिर में पैसे की गिनती, पैसे का रखरखाव, उसका सिस्टम खामी दिखाई दी है। एसआईटी रिपोर्ट में ट्रस्ट और एसबीआई के कर्मचारियों के भी नाम शामिल हैं, जो दान की गिनती में शामिल थे। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दान पात्र से जो रुपया निकाला गया, उसे काउंटिंग सेंटर ले जाने, उसकी गिनती करने, उसके रखने का सिस्टम कुछ भी ठीक नहीं है। मंदिर में सोने और चांदी के जो जेवर चढ़ाए जाते हैं, उनका भी रखरखाव और गिनती ठीक नहीं है। रिपोर्ट में चढ़ावे की रकम को बैंक तक ले जाने के तरीके में भी खामी है। लॉकर की 2 अलग चाबियां होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है। चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी को अब तक जो पूछताछ में और जो अभी तक उन्होंने सबूत खंगाले हैं, उसमें जो जानकारी मिली है, उसमें 25 ऐसे लोग हैं जिनका रोल संदिग्ध है। 150 लोगों से पूछताछ हुई और 25 लोगों का रोल संदिग्ध माना गया है। एसआईटी की सिफारिश पर अब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कभी भी हो सकती है। इसके संकेत एसआईटी के आदेश में दिखाई दे रहे हैं। एसआईटी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर जिले से बाहर जाने पर रोक लगाई। जिन कर्मियों का नाम चढ़ावा चोरी में शामिल है, उन पर भी अयोध्या से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एसआईटी के रेडार पर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू सबसे ऊपर है, क्योंकि टिन्नू यादव के पास राम मंदिर के चढ़ावे की पूरी जिम्मेदारी थी। इस बीच मंदिर से जुड़े हुए एक और शख्स का नाम सामने आया है। यह नाम है फूलकांत मिश्रा, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। फूलकांत मिश्रा के पास राम मंदिर के आभूषणों की देखभाल और रखरखाव की जिम्मेदारी थी। फूलकांत मिश्रा कुछ साल पहले तक अयोध्या में एक छोटी सी दुकान में रत्न और नग बेचा करता था और लोगों का भविष्य बताता था। लेकिन आज उसके पास 4 बड़ी गाड़ियां हैं। अयोध्या के पौष इलाके में अपना बंगला है। फूलकांत मिश्रा भी टिन्नू यादव की तरह ही ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी है। मंदिर में जहां ट्रस्ट की परमिशन के बिना कोई जा नहीं सकता, वहां फूलकांत की पहुंच बड़ी आसान थी। हालांकि फूलकांत के परिवार का दावा है कि उसका राम मंदिर मैनेजमेंट में कोई दखल नहीं है, जबकि जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक फूलकांत दान दक्षिणा मैनेजमेंट में शामिल है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट का मुकदमा जो चलता है, उसका केवल पैरवी करने जाता है कचहरी, हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट। बाकी मंदिर के अंदर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो जाता भी नहीं है मंदिर के अंदर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सालों हो गया वो मंदिर के अंदर जाता ही नहीं है। सर, आपके इस पहले दावे को झुठलाते हुए मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा देना चाहता हूं। ये आपके साकेत रतन हाउस की तस्वीर है। किसका फोटो है? ये फूलकांत का है। फूलकांत का। अब देखिए, फूलकांत जी ने यहाँ पर उपराष्ट्रपति के साथ दिख रहे हैं मंदिर में। एक चीज बता दें, सुनिए। अगला देखिए, अभी हेमा मालिनी के साथ दिख रहे हैं। हाँ। ये आपकी विश्वकर्मा पूजा पे जो वाहन है, यहाँ केंद्रीय मंत्री के साथ दिख रहे हैं। हाँ। तो जब वो राम मंदिर में किसी भूमिका पे नहीं है, तो वहाँ हर बड़े आयोजन पर वो हर वीआईपी के साथ कैसे दिखते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, हमारी पूरी बात सुनिए। जैसे आपने कहा वो कहे भी नहीं, मैंने आपको झुठला दिया। एक मिनट, ये सारे फोटो साल भर से पहले का है जो आप दिखा रहे हैं, ठीक है? ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। ये राम जन्मभूमि का केवल मुकदमे की पैरवी देखता है। आज से जब मंदिर शुरुआत हुआ था, तो केवल 1 महीने के लिए उसकी जो है चंपत जी ने वहां ड्यूटी लगाई थी।
अब ये फूलकांत मिश्रा हो या फिर ये टिन्नू यादव हो, इतना तो पता है कि ये चंपत राय के नीचे काम कर रहे थे। इनके दान दक्षिणा में दखल अंदाजी हो कैसे गई, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट ये कह रही है कि एक खामी नहीं है, गिनती में खामी है, पहुंचाने में खामी है, सीसीटीवी की फुटेज में खामी है, वहां पर भी चीजें गायब है, तो हर लेवल पर फ्रॉड हो रहा था। बिल्कुल। और उसके साथ देखिए ये भी दबे जुबान से लोग कहते थे कि जो गहने वगैरह जो भक्त बहुत सारे आते थे चढ़ाते थे, उसको लेके भी लोग कोई रिकॉर्ड ही नहीं कहा है करते उसका। थे कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई पर्ची नहीं तो ये दी पूरी जाती की थी। पूरी प्रणाली जो है वो है कि आपने एक सिस्टमिक अरेंजमेंट ही नहीं किया था, सारा एडहॉक सिस्टम चल रहा था कि कोई किसी से नजदीक है, विश्वास है आपका उस पे, उसे आपने किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी। सबसे बड़ी बात है जहां पे औसतन 1 लाख लोग प्रतिदिन और भक्त जो है पूरे दुनिया से आके वहां पे दर्शन करते हैं, वहां पे आस्था की इतनी बड़ी बात है और इतनी बड़ी चूक आपसे हो गई कि आपने संज्ञान में नहीं लिया था। तो ये सारा सिस्टम अभी देखिए, एक तो है पारदर्शिता हो, दूसरे जो मंदिर है उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है उसको लिया जाए, और उसके अलावा इन लोगों पे तो कार्रवाई हो ही हो जो बड़े ट्रस्टी हैं, चाहे चंपत राय जी हो या कोई और भी हैं, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए फिलहाल, कुछ ना जब कुछ तक तो एक पूरी नैतिक जांच- क्योंकि देखिए ये आस्था की बात है, ये कोई पॉलिटिकल मैटर या पॉलिसी मैटर नहीं है, ये तो लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था से जुड़ा हुआ चीज है। कितने संघर्ष के बाद वहां पे राम मंदिर बना है, और ऐसी बात होगी तो ऊपर के लोगों पे भी तो कोई जिम्मेदारी है। केवल आप इन 25 लोगों पे कार्रवाई करें, किसी पे करें, इनको वहां पे लगाया किसने, ये भी तो जिम्मेदारी तय हो। और जब हम इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन की भी बात करते हैं तो टिन्नू यादव और फूलकांत मिश्रा से ज्यादा सवाल वहां के बड़े बड़े नामों पर है, और वो नामों पर इसलिए सवाल है क्योंकि उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वहां पर सब कुछ सही तरीके से काम हो, और इसलिए टारगेट भी आप देखें तो इन छोटे नामों पर नहीं, पॉलिटिकल टारगेट भी उन बड़े नामों पर है। देखिए, एक तो अभी बात हुई कि कोई सिस्टम बना नहीं, मैं थोड़ा उसको अलग नज़रिए से देखता हूँ। एक सिस्टम तो बनाया गया, पर वो पारदर्शी तरीके से काम करने के बजाय चढ़ावे में चोरी कैसे हो सकती है, हेरा फेरी कैसे हो सकती है, उसका सिस्टम बनाया गया, और उस सिस्टम के लिए अपने अपने मोहरे वहाँ सेट सेट किए गए। ये तो प्यादे हैं जो हम लोग देख रहे हैं, मुखौटे हैं। तो इनको जिन्होंने वहाँ बिठाया, जिस एजेंडा के साथ बिठाया, ये उनका काम कर रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए और होगी ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब सवाल आता है कि जो इनके पीछे के लोग हैं, जिनके लिए काम कर रहे थे, या जिन पर ये जिम्मेदारी थी कि कोई पारदर्शी व्यवस्था बने जिसमें लोगों की आस्था अक्षुण्ण रहे और आस्था लोगों की बढ़े मंदिर के संचालन को लेके, तो उन लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इस कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है। इसको आप लिपापोती कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी राजनीतिक जिम्मेदारी की बात आई, हम बयानबाजी छोड़ देते हैं। ठीक है, मुलायम समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव क्या कहते हैं, कांग्रेस क्या कहती है, बाकी दल क्या कहते हैं, छोड़ देते हैं। राजनीति है, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं, इनमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं। राम मंदिर का आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी। और उससे जुड़े संगठनों ने चलाया। तो अगर राम मंदिर के लिए जमीन खरीद फरोख्त से लेकर के चंदे में चोरी तक, चढ़ावे में चोरी तक कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नैतिक जिम्मेदारी है, निश्चित। क्योंकि करोड़ों हिंदुओं ने उसके और उसके अगुवाई में चले आंदोलन पर विश्वास किया और उसमें हर संभव सहयोग तन मन धन से दिया। इसमें आप विश्व वो हिंदू नैतिक परिषद जिम्मेदारी। की भी आप बात जी मैम। करें, क्योंकि हाँ, आप वो उसी का अंग जी, है, कोई जी। अलग नहीं है, वो उसी के परिवार का अंग है। एक दूसरी राजनीतिक बात कहूं मैं, नरेंद्र मोदी को राम मंदिर के नाम पर जनादेश मिला। जी, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में जाके वहां प्राण प्रतिष्ठा की। तो राजनीतिक जिम्मेदारी, देखिए जनता ने विश्वास किया प्रधानमंत्री पर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, तो राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी इन दो लोगों की बनती है, और ये दो लोग ऐसे हैं जिन पर अभी कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल नहीं है, और इसलिए इन्हीं उम्मीद पर भी ज्यादा है, सारी उम्मीदें उन्हीं पर इसलिए उम्मीद भी ज्यादा है, और इसलिए एक्शन की तैयारी में भी है सीएम योगी आदित्यनाथ। एसआईटी के रेडार पर मंदिर का एक और कर्मचारी सुमेश आनंद भी है। सुमेश आनंद इस वक्त राम मंदिर में यात्री सेवा केंद्र में तैनात है। सुमेश आनंद पर आरोप है कि चंदे के पैसा लेकर वो फरार हो गया। हालांकि इंडिया टीवी से फोन पर बात करते हुए सुमेश आनंद ने यह दावा किया कि वो अयोध्या में ही मौजूद है। गोपाल राव से उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। पहले सुमेश को गोपाल राव का भतीजा बताया गया था। सुमेश आनंद ने कहा कि वो एसआईटी जांच के बाद बोलेगा।
एसआईटी जांच पूरी होने के बाद ही वो सामने आएगा। अब राम मंदिर मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं। पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार और एसआईटी पर तंज किया। अखिलेश यादव ने एसआईटी को सावधान करते हुए लिखा, एसआईटी ध्यान रखे कहीं जांच की रिपोर्ट ही चोरी ना हो जाए, और फिर कहेंगे 15 दिन और इंतजार कर लो। दिन इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि सबूत ठिकाने लगा रहे हैं। तो देखिए, राजनीतिक टीका टिप्पणी तो होती रहेगी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है राम भक्तों के लिए कि चंदा चोरी का पूरा हिसाब सामने आए, जितनी चोरी है उसकी रिकवरी हो, और रिकवरी होने के साथ साथ जिन ने चोरी की है उनके घर पर भी बुलडोजर एक्शन हो। इससे कम में राम भक्त तो मानेंगे नहीं, क्योंकि यही योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली रही है, यही उनका लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन रहा है। बात महाराष्ट्र की इसलिए कर लें क्योंकि एक ऑपरेशन जो है वो महाराष्ट्र में चल रहा था, और उस पर चुटकी लेते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन हो चुका है, बॉडी बिल्कुल ठीक है। पहले पार्टी के सांसदों की बगावत रोकने के लिए मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। 9 में से 6 सांसद बागी हो गए। अब विधायकों की बगावत को रोकने के लिए आज बैठक बुलाई गई है। यह बैठक आज पार्टी कार्यालय शिवालय में होगी। सबकी नजर आज की बैठक पर टिकी हुई है। आज ये साफ हो जाएगा कि उद्धव के 20 में से कितने विधायक मीटिंग में पहुंचते हैं। इससे पहले जब 14 जून को उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में सांसदों की बैठक बुलाई थी, तब 9 में से केवल 4 सांसद ही मातोश्री पहुंचे थे, जबकि 5 सांसदों को वर्चुअली जुड़ने का दावा किया गया था। वर्चुअली जुड़ने वाले 5 सांसदों के अलावा मातोश्री पहुंचने वाले एक सांसद ने बगावत की, स्पीकर से मिलकर अलग गुट को मान्यता देने की मांग की। उधर शिंदे सेना ने यह दावा किया है कि उद्धव के 20 में से 16 विधायक हमारे संपर्क में हैं, जिसके बाद आज की बैठक पर सबकी नजर है। ऑपरेशन टाइगर को लेकर शिवसेना चीफ महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बयान दिया। शिंदे ने कहा कि जल्द ही ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी, क्योंकि वो कोई ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ते। और मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी चुटकी ली और कहा ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब रहा, बॉडी सलामत है। आम्ही ऑपरेशन अर्धवट करत नाही, फुलप्रूफ करतो, आणि ते तुम्हाला माहीत आहे, अनुभवी आहे। ओमराजे निंबाळकरांच्या बाबतीत आपण म्हटलं, खरं म्हणजे काल त्यांच्या वडिलांच्या हत्येचा खटला कोर्टामध्ये निर्णयासाठी होता। ऑपरेशन यशस्वी आहे आणि बॉडी एकदम सुदृढ आहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा ऑपरेशन यशस्वी आहे, मतलब ऑपरेशन एकदम कामयाब रहा। शानदार शानदार तरीके से क्या मैं सुपर ट्रांसप्लांट जो उद्धव ठाकरे के पास कितने बचे? 3 सांसद, और अगर 20 में से 16 हटा दीजिए तो 4 विधायक। हाँ, तो जैसा दावा है, और जो 2/3 है उससे काफी ज्यादा है, 3/4 है। और एक और है कि इस ऑपरेशन में, बाकी ऑपरेशन में क्या होता है कि उसी शरीर में कुछ बदला जाता है, लीवर बदले, किडनी बदले, हार्ट बदले, शरीर ही बदल दिया। यहाँ पे शरीर ही बदल दिया जा रहा है। तो वैसी स्थिति में यह शानदार है। और अब देखिए, बात सही है कि इन्होंने भी कहा और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि शिवसेना एक ही रहेगी, कोई इसमें 2 गुट नहीं है, अब 2 अलग अलग नहीं है। अब वो कौन है शिवसेना, वो दिख रहा है संख्या के हिसाब से। अब उद्धव के पास क्या रिकवरी रहेगी, बाद में क्या कर पाएंगे वो बाद में देखें, लेकिन फिलहाल तो आप देखिए कि न विचार रहा उनके पास और न ही धारा रही। विचार और धारा दोनों से गए, क्योंकि विचार तो पहले ही कांग्रेस के साथ चले गए थे, और अब के इस ऑपरेशन के बाद काफी मुश्किलें बढ़ेंगे। आने वाले चुनाव में देखिए, मुंबई में भी बीएमसी इलेक्शन वो हार चुके हैं, जो उनका घर रहता है। तो अब महाराष्ट्र की हालत वही होने जा रही है जो कि बंगाल में हम लोग देख रहे हैं कि कौन ऑपोजिशन होगा, इस पे बहस। एक बड़ी खबर दे देती हूँ, आज शिंदे सेना में शामिल 6 सांसद वो शामिल हो जाएंगे। बागी सांसद है उद्धव गुट से, जो आज शिंदे सेना में शामिल हो जाएंगे। अब से थोड़ी देर में शिंदे ग्रुप ज्वाइन करेंगे 6 बागी सांसद, और शाम 4 बजे फिर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो वहां से बात और समझ में आएगी। पार्टी बचाने के लिए जो उद्धव ठाकरे इस वक्त पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो काम नहीं आ रही है। एकनाथ शिंदे का दावा है कि वो कोई ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ते। शिंदे ये 4 साल पहले भी करके दिखा चुके हैं, ये उनके लिए नया नहीं है। उद्धव की सेना को वो तोड़ चुके हैं, उद्धव से उनकी पार्टी छीन चुके हैं, सिंबल छीन चुके हैं। अब दोबारा उन्होंने तोड़ने की इससे तैयारी कर ली है, जिसमें से सांसद तो उन्होंने तोड़ लिए।
इस बीच उद्धव ठाकरे बागियों के खिलाफ मैदान में उतरने की तैयारी में है। उद्धव ठाकरे 27 से 29 जून तक बागी सांसदों की संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसके तहत मुंबई के भांडुप में बागी सांसद संजय दीना पाटिल के गढ़ में रैली की। इस दौरान उद्धव ने कहा कि जनता ने पाला बदलने वाले सांसदों को शिवसेना और मशाल चुनाव चिन्ह देकर चुना था। उन्हें उम्मीदवार बनाना गलती थी, उसके लिए वो सबसे माफी मांगते हैं। आप सुने उद्धव ठाकरे ने क्या कहा। गद्दारी झाली तिथल्या मतदारसंघात जाऊन मतदारांची मी माफी मागतोय, तशीच तुमची पण मागतोय। कारण तुम्ही माझा आदेश मानून जो उमेदवार दिला त्या उमेदवाराकडे न पाहता शिवसेना या 4 अक्षराकडे पाहून आणि मशालीवरती लढणारा उमेदवार म्हणून अक्षरशः रक्ताचं पाणी केलं आणि निवडून दिलं। साहजिकच आहे, उमेदवारी मी दिली होती त्याच्यामुळे ही चूक माझी आहे आणि त्या चुकीबद्दल मी तुमची माफी मागतो। हे अनुभव गेल्या 60 वर्षातले। आतापर्यंत अनेकदा शिवसेना फोडण्याचा प्रयत्न झाला, फोडली, तोडली। शिवसेना कशी कमजोर होईल याचा प्रयत्न केला आणि जे अनुभव आले ते अनुभव तुम्हाला सगळ्यांना माहिती, कारण तुम्ही या सगळ्या वाटचालीचे साक्षीदार नव्हे करते करविते कट्टर शिवसैनिक आहात। कारण अनेक दिली जात आहे, पण काँग्रेसमध्ये विलीन होणार अशी भीती वाटली। आता म्हणून मी सांगितलं ते परत सांगतो की काँग्रेस आणि भाजपा, ज्या भाजपाला ही सुद्धा चूक आपलीच, गल्लीतलं कुत्र विचारत नव्हतं त्याचं बोट धरून आपण मोठं केलं, याचं कोण विचारत होते? म्हणजे सुरुवातीला तर यांचं डिपॉझिट जप्त पार्टी म्हणूनच म्हटलं जायचं। अख्ख्या देशात 2 खासदार होते फक्त, काय भाजपा, भार्गव, म्हणजे तशीच लोक आहेत। स्वतःच काहीच नाहीये, दुसऱ्यांची पोरं ही चोरून 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 मोठी झालेली पार्टी आहे आणि 2 खासदार असलेला हा पक्ष आज त्या मोठ्या मेजासीत मिळवतो। पण काँग्रेस बरोबर 30 वर्ष म्हणजे आपल्या सगळ्यांची राजकीय कारकीर्द ही काँग्रेस बरोबरच्या राजकीय वैरात गेली, बरोबर ना? पण तरी कधीही काँग्रेसची शिवसेना तोडण्याचा प्रयत्न केला नाही, काँग्रेस शिवसेना संपवण्याचा प्रयत्न केला नाही, जे भाजपने केलेलं आहे। अब उद्धव ठाकरे जो कर रहे हैं, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब आपके 6 सांसद टूट गए, जब आपके 16 विधायक टूटने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं, तब आप जाकर लोगों के बीच में दौरा कर रहे हैं। चुनौती क्या है उद्धव ठाकरे? क्या अपने विधायकों को भी रोक पाएंगे अपने साथ? मुझे मुश्किल लगता है। मैं अगर हाल के घटनाक्रम को अगर देख लें, आप चाहे बंगाल देख लें या पहले महाराष्ट्र देख लें या बाकी जगह देख लें, तो एक बात तो तय मानिए आज की तारीख में कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर तय कर लेंगे कि इस पार्टी को तोड़ना है तो पार्टी टूट जाएगी। कितनी बड़ी है कितनी छोटी है कोई बहस का विषय नहीं है। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे अब जो माफ़ी मांग रहे हैं ना, गद्दारों को टिकट दिया, सब किया, उद्धव ठाकरे को माफ़ी मांगना चलो ठीक है, मांगनी चाहिए। अगर आपने गलत लोग चुने टिकट देने के लिए तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं अपनी राजनीति पर भी आत्मविश्लेषण करना चाहिए। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे ने बनाई थी कांग्रेस के खिलाफ। आप सत्ता के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें बीजेपी बिल्कुल निर्दोष थी, सत्ता के बंटवारे में दोनों में क्या सहमति हुई, लेकिन आप यू टर्न लेकर के वहां नहीं जा सकते जिसके खिलाफ हमने शुरुआत की थी। थोड़ा बहुत विचलन होता है, आप 360 डिग्री का टर्न नहीं ले सकते। तो जैसा अभी सज्जन कह रहे थे कि आपने पहले विचार छोड़ दिया। शिवसेना की पहचान क्या थी? हिंदुत्व। बीजेपी की पहचान क्या? हिंदुत्व। दोनों इसीलिए नेचुरल एलाइज थे, और महाराष्ट्र में जब साथ आए तो एक विनेबल तो बन ही गया, अनबीटेबल कॉम्बिनेशन बन गया वो। तो उद्धव की पहली गलती कि आप बिल्कुल यू टर्न, आप अलग बैठ जाते, बीजेपी को सरकार चला देते, संवादहीनता की स्थिति नहीं बनती। और ये जो लेकिन सर ये तो बातें अब बीत गई, अब आगे क्या? अब मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को जो उनकी राजनीतिक क्षमता को लेके मुझे थोड़ा संदेह हमेशा से रहा है। शिवसेना 60 साल हो गए, 19 जून को जी 60 साल में 6 बार टूटी। उस 6 बार में से 4 बार उद्धव ठाकरे के टाइम में टूटी है। तो उद्धव ठाकरे ने एक भी बार कोई सबक सीखने की जरूरत नहीं समझी। उद्धव ठाकरे उस तरह के तेवर के लिए भी नहीं जाने जाते और संघर्ष के लिए भी नहीं जाने जाते जैसे राज ठाकरे जाने जाते रहे हैं।
बिल्कुल ठीक। तो उद्धव को शांति से बैठ करके अपनी सीमाएं को पहचानना होगा, तब अपनी राजनीति की दिशा तय करनी होगी। अभी जिस महाविकास अघाड़ी के साथ वो राजनीति कर रहे हैं उसमें शामिल सभी दलों की वही दिशाहीनता है। शरद पवार की पार्टी बचेगी कि टूटेगी किसी को नहीं मालूम है। कांग्रेस एक है कि उसमें कितने गुट हैं किसी को नहीं मालूम है। शिवसेना के बंटवारा हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो उद्धव ठाकरे को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। और एक बात तो में से सब लोग जानते भी होंगे कि उद्धव ठाकरे मूलतः राजनेता है नहीं। उनको तो जो एक हमारी राजनीति में धृतराष्ट्र वाली जो दृष्टि है, ग्रंथि है कि बेटे को ही आगे बढ़ाना है, लायक हो या न हो, उनकी रुचि भी नहीं थी इसमें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दमदार 10। बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड के जिनेवा में चल रही बातचीत की। ये पीस टॉक एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी की वजह से फंसती हुई दिखाई दे रही है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में चल रही बातचीत के बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान ने अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को नहीं रोका तो अमेरिका ईरान पर पहले से भी बड़ा हमला करेगा। इस पोस्ट के बाद ईरान ने भी जवाब दिया। ईरानी डेलीगेशन ने पहले ट्रंप की धमकी को लेकर कड़ा एतराज जताया और उसके बाद मीटिंग हॉल से वॉकआउट कर दिया। इससे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर हैरान रह गए। आरागची समेत ईरानी डेलीगेशन के वॉकआउट करने से शहबाज शरीफ के चेहरे का रंग देखिए कैसे फीका पड़ गया। टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर के बाद वो अपने बगल में खड़े हुए पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तरफ इशारा करते हुए उन्हें कुछ बताते हुए दिखाई दिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की नजर शहबाज और मुनीर पर पड़ी। उनके हाव भाव से परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। और फिर वेंस उन दोनों के पास जाते हैं और शहबाज मुनीर के कान में फिर कुछ कहते हैं। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। अभी तो ये आरागची के साथ उनकी बातचीत की तस्वीर है। हालांकि इसके बीच मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान और कतर ने ईरान के डेलीगेशन को मनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ईरान के चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बागेर गालिबफ और विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने ज्वाइंट फोटो सेशन में भी हिस्सा लेने से मना कर दिया और बाहर चले गए। हालांकि दोनों देशों के बीच में टेक्निकल बातचीत तो पूरे हफ्ते जारी रहेगी ही। इतना कुछ हो जाने के बाद भी 80 मिनट की बातचीत हुई भी, लेकिन ये एक पल के लिए बहुत टेंस वातावरण था वहां पर। ट्रंप के बड़े हमले की धमकी के बाद ईरान की तरफ से फौरन इसका जवाब दिया गया। ईरान की नेशनल असेंबली के स्पीकर और डेलीगेशन के मेंबर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने लिखा, अगर अमेरिकी धमकियां असरदार होती तो वॉशिंगटन आज जिस स्थिति में है वो वहां नहीं पहुंचता। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नेताओं को अपने बयानों में सावधानी बरतनी चाहिए। वो चाहे कुछ भी कहें, कार्रवाई हम ही करेंगे। हमारी सेना उन्हें अलग तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can happen. ये वही जेडी वेंस है जिन्होंने कहा था कि अब पाकिस्तान का क्या काम है, और शहबाज शरीफ उनके बगल में खड़े होकर इस नेगोशिएशन का एक पार्ट हैं और उसमें भी वो बड़े असहज हैं क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत तो हो रही है लेकिन वो स्मूथ नहीं दिखाई दे रही है। इसके पीछे कारण क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, जेडी वेंस की हठधर्मिता है, क्या है? नहीं, इसमें अगर आप देखिए तो ऐसा लग रहा है कि सबके सब शाहे बेखबर हैं, क्योंकि अभी तक आप इजराइल को एक तरीके से धमकी दे रहे थे कि हमारे अलावा आपके पास कोई नहीं है, आप हिजबुल्लाह पे कोई कार्रवाई ना करें, आप इजराइल को, और उसके बाद क्या हो रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद हिजबुल्लाह को धमकी देना शुरू कर देते हैं। तो पहले एक स्पष्टता तो हो कि आप चाह क्या रहे हैं। तो एक तो कम्युनिकेशन नहीं है। दूसरी बात ये देखिए कि यहां पे क्या हो रहा है कि हमने कहा ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये जो बातचीत हो रही है, बातचीत का कॉमन मिनिमम एक टारगेट क्या है, बेसिक मुद्दे क्या है जिसपे एक अंडरस्टैंडिंग है। यहां तो ईरान अपने तरीके से उसे इंटरप्रेट कर रहा है, अमेरिका अपने तरीके से समझ रहा है, इजराइल है नहीं लेकिन वो स्टेक होल्डर है, उसके अपने इंटरप्रिटेशन, और प्रॉक्सी की जहां तक बात है उनके अपने मायने हैं। वैसी स्थिति में आप कितने खाने में जाके बात को बांधेंगे? तो उस स्थिति में देखिए जहां पे हर कोई अपने एजेंडे के साथ जा रहा है और हर किसी का एजेंडा दूसरे के एजेंडे से विपरीत है, यह भी नहीं कि आप एक दिशा में है। वैसी स्थिति में अमेरिका बिल्कुल क्लूलेस है कि राष्ट्रपति वांस इजराइल को कहते हैं कि आप हिजबुल्लाह पे ज्यादा, लेबनान पे ज्यादा अटैक न करें, एक्शन न लें, और उसके बाद ट्रंप का ट्वीट आ जाता है
कि हम फिर से बॉम्ब कर देंगे और इस बार और ज्यादा खतरनाक बॉम्बिंग करेंगे? वो जो कह रहे हैं अगर हिजबुल्लाह को नहीं रोका तो पिछले हफ्ते से भी ज्यादा बड़ा हमला करेंगे, तो इतने दिनों से आप जो इजराइल को समझाने की कोशिश कर रहे थे वो फिर क्या था? अच्छा, भले ही ईरान के टॉप डेलीगेट्स ट्रंप की टिप्पणी से भड़क कर बातचीत की टेबल से उठ गए हों, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों की टेक्निकल टीम बात कर रही है और इसमें कामयाबी मिल रही है। ईरान की तरफ से दावा यह किया गया है कि अमेरिका ने ईरान के तेल बेचने पर लगे हुए प्रतिबंध को हटा लिया है। इसके बाद एक हफ्ते के अंदर ईरान ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 36 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई की है। इतना ही तेल अभी रास्ते में भी है। इसके साथ ही ईरान के फ्रीज किए गए खातों को भी फिर से शुरू कर दिया गया है। अब ये जो है, ये खबर जो है वाकई में खबर है, वो पॉस्चरिंग थी, ये प्रैक्टिकल है। राजकुमार जी, तो सबसे पहले तो तेल को लेकर एक राहत की खबर है, हम ये कहें? बिल्कुल है और मुझे लगता है कि बाकी दुनिया के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन तीनों के बीच समझौता वार्ता, शांति वार्ता कितनी दूर तक जाती है, कितना समय लेती है, वो एक अलग इम्पोर्टेंस है उसकी। लेकिन तात्कालिक राहत पूरी दुनिया के लिए और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए ये है कि जो ऑयल इंपोर्ट का, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज। लेकिन ये बातचीत का जरिया रहेगा और ये तरीका रहेगा, तो ये कब तक सुचारू होगा? बातचीत में 2-3 चीजें देखिए। एक तो तीनों के तीनों जो 3 पक्ष हैं इसमें, इजराइल है, अमेरिका है और ईरान है, तीनों ही अनप्रेडिक्टेबल है। और दूसरा बड़ा फैक्टर यह है कि तीनों के बीच कोई म्यूचुअल या मीटिंग ग्राउंड नहीं है, हवा में बात हो रही है। बिल्कुल, तीनों के अपने अपने इंटरेस्ट है जो आपस में कहीं मिल नहीं सकते। अमेरिका को चौधराहट करनी है, जगह जगह तेल समेत जितने संसाधन हैं उन पर कब्जा करना है। इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनना है, वो तब तक नहीं हो जाएगा लेबनान पर कब्जा ना कर लें। और ईरान का अपना नजरिया है कि वो किसी को मानता नहीं है, कट्टरपन, इस्लाम, वो सारी चीजें अपनी जगह। मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े खैरख्वाह वही है जी। बिल्कुल। और ट्रंप, मुझे लगता है कि उन पर भरोसा करना शायद किसी भी इंसान की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। हम लोग बहुत शुरू से सुनते आते ना कि पुलिस की दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। ट्रंप के मामले में बिल्कुल सही है, न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी, उनसे दूरी अच्छी है। तो इस पूरे खेल को अगर बिगाड़ेंगे तो ट्रंप बिगाड़ेंगे, और अगर बनेगा तो उनकी समझदारी पर निर्भर करेगा। वो अच्छी बात इंग्लिश में प्रोवर्ब यही है ना, सर, यू लाइक इट और हेट इट बट यू कैन नॉट इग्नोर इट। लेकिन अच्छी बात यह है कि अमेरिकी संसद ने ट्रंप के हाथ बांध दिए हैं। धमकी चाहे जितने दे दें, ट्वीट चाहे जितने कर लें, वो जंग अब नहीं लड़ सकती ईरान में। और एक और बात ये देखिए कि आप किस हद तक ईरान को अपीज करेंगे। अभी तक जो मसौदा दिख रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि ईरान की शर्तों को, और कहां तक अमेरिकी जनता और वहां की संसद इस बात को के लिए ट्रंप को फ्री हैंड देगी कि अपीज करते, क्योंकि ईरान की शर्तें बढ़ती जाती हैं। हॉर्मुज़ बंद तो नहीं होगा? बहुत एक लाइन में जवाब दीजिए। देखिए, अगर बंद होगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी ईरान के लिए। उसकी धमकी के एवज में उन्हें बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है। अमेरिका और ईरान के बीच जिस एमओयू पर दस्तखत हुए हैं उसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर 60 दिन के अंदर अंदर समझौते पर तैयार होने की बात है। पहले राउंड की इस बातचीत के दौरान अमेरिका ने साफ कर दिया कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ शर्त रखी है कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनाएगा। And I say to you now what I said at my brother's grave just a few hours ago. Today, I said, no matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm Prime Minister, will never have a nuclear weapon. Never. As long as I am the Prime Minister of Israel, I will not let that happen. As long as we need to protect our people, we will remain in the security zone in South Lebanon. परमाणु प्रोग्राम को लेकर ईरान भी अड़ा हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को कोई रोक नहीं सकता, हम झुकने वाले नहीं हैं। زیر بار زور و ظلم و ذلت نمیریم. ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا مجبورن بپذیرن. همه میدونید حرفایی که آقای اصطلاح رئیس جمهور آمریکا سخنرانی کرد چی بود. 180 درجه چرخیده بود. میگفت ایران باید بدون چونه چرا تسلیم بشه. ایران حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد. سخنرانی کرد، گفت ایران حقش این کارو بکنه، حقش اینو بدیم، حقش این کار. یعنی 180 درجه
نسبت به مواضع گذشتهش برگشته و پذیرفته که ما حق ما رو نمیتونن نادیده بگیرن. इस पूरे इशू की बॉटम लाइन यही है कि जो टॉकिंग पॉइंट में परमाणु विषय है वहां पर इजराइल का पक्ष एकदम स्पष्ट है कि वो परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। ईरान ये कह रहा है कि इजराइल और अमेरिका कोई होता नहीं है ये तय करने वाला कि ईरान परमाणु हथियार बनाए या ना बनाए, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा। इस बीच 80 मिनट की बातचीत हुई है। अब देखते हैं ये 60 दिन का टाइम स्पैन ये किस तरीके से आगे बढ़ता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बात उत्तर प्रदेश की होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। समाजवादी पार्टी के मिशन ब्राह्मण को फेल करने के लिए 20 साल पुराना अपना दाव एक बार फिर से चला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मणों को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि बीएसपी ने ब्राह्मणों को उम्मीदवार बनाना शुरू किया, जिससे समाजवादी पार्टी की नींद उड़ गई, समाजवादी पार्टी में बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने ये भी लिखा कि जिस तरह से साल 2007 में ब्राह्मणों के सहयोग से बीएसपी जीती थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, ठीक वैसे ही 2027 चुनाव में भी रिपीट होने जा रहा है। आगे वो ये लिखती हैं कि ब्राह्मण समाज का हित बीएसपी में ही सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी के आधार पर चुनाव में उम्मीदवार का चयन किया जा रहा है। तो मायावती कोशिश ये कर रही है कि 27 के रण में ब्राह्मण कार्ड खेलकर और उसके साथ महादलित को अपने साथ जोड़कर राजकुमार जी वो समाजवादी पार्टी को ही कमजोर कर पाएंगी। बीजेपी से दरअसल अभी भी उनका मुकाबला नहीं है। वो भी समाजवादी पार्टी को भी कितना डेंट लगा पाएंगी वो एनालिसिस आप करें। अच्छी बात तो है कि मायावती को समझ में आ गया, हालांकि समझ उनको पहले भी रही होगी, सार्वजनिक रूप से मान रही है कि बिना दूसरे समुदायों के समर्थन के बीएसपी का चुनावी राजनीति में कोई भविष्य नहीं है। 2007 में भी अगर आई थी तो ब्राह्मण समुदाय का बहुत बड़ा सहयोग था और अन्य समुदायों का, उसमें वैश्य भी थे, राजपूत भी थे, बाकी समुदायों को भी था। तो खाली दलित वोट बैंक के जरिए आप नहीं बढ़ सकते। तब आपके पास मुस्लिम भी था जो मेजोरिटी में समाजवादी पार्टी कैसे चला गया है। तो ये स्वीकारोक्ति अच्छी बात है, रियलाइजेशन हो गया आपको, लेकिन अभी भी उनके टारगेट पर समाजवादी पार्टी है, वो उनको डैमेज करने की बात कर रही है। जबकि ब्राह्मण समुदाय का आज की तारीख में लेकिन आप देखिए समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रही है और वो ब्राह्मण समुदाय का आज की तारीख में समर्थन बीजेपी के साथ अगर इंटैक्ट पूरी तरह नहीं है तो मेजॉरिटी सपोर्ट वहीं पर है। तो कुल मिलाकर के ये समाजवादी पार्टी को डिवाइड करेंगे। बीएसपी अगर रिवाइव होती है तो एसपी कमजोर होगी। बीजेपी को कोई ज्यादा नुकसान आज की तारीख में होता हुआ दिखता नहीं है। कितना रिवाइव हो पाएगी ये ब्राह्मण और दलित का कॉम्बिनेशन? नहीं, देखिए मुश्किल है, क्योंकि जब 2007 में बहुजन से सर्वजन की बात आई तो यह है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। अब हाथी भरने की स्थिति में तो हो तभी तो आप शंख बजाएंगे। तो सवाल है, मेरी इच्छा हो भी तो हम आपकी स्थिति देखेंगे, तो उस लिहाज से कमजोर है। दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी उनकी उपयोगिता क्या है अभी इस चुनाव में, कि एक तो उनका हमेशा से अटैक जो है वो समाजवादी पार्टी पे ज्यादा रहता है। दूसरा, पिछली 2024 में जब उन्हें बिल्कुल अप्रासंगिक कह दिया गया तब भी वो लगभग 9%, 10%, 80 लाख से ऊपर वोट लेके आए। ये वो वोट है कि जो बीएसपी के साथ नहीं रहे तो ये थोड़ा अंबेडकराइट वोट है, जाटव रविदास वोट, जो कि 10-11% है, तो वो बीजेपी के विरोध में जा रहा है। तो मायावती की प्रासंगिकता यह है कि वो धारणा में जब मजबूत रहे तो कम से कम उनका अपना समाज जो है, जो 9 से 10% वो उनके साथ रहे। बीजेपी को वैसे भी वो होता है ना कि संसद में कोई एब्सटेन कर जाता है, कोई वॉकआउट कर जाता है, वो भी आपको हित में देता है। तो मायावती जी की प्रासंगिकता है, लेकिन वो ब्राह्मण उनके साथ जाएगा, उस लिहाज से मुझे दमखम नहीं नजर आ रहा है कि वो आकर्षण कर ले जाएंगे। ब्राह्मणों में थोड़ी बहुत नाराजगी की बात चलती रहती है, वो 2022 में भी चली थी। ब्राह्मणों का सपोर्ट सबको चाहिए। देखना यह होगा कि 27 में सपोर्ट मिलता किसे है। इधर कर्नाटक में कांग्रेस की सभा के दौरान बड़ी अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हुई। डीके की नारेबाजी होने लगी और वो भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने होने लगी। कार्यकर्ताओं को जब वो संबोधित कर रहे थे उस वक्त होने लगी। मंच पर पूर्व सीएम सिद्धारमैया और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सहित कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स और मंत्री बैठे हुए थे। डीके की नारेबाजी होता हुआ देख खड़गे भड़क गए। हालात को भांपते हुए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार खड़े हुए और लोगों से बैठने की अपील करने लगे। उन्हें बैठने का इशारा करते रहे, लेकिन तब तक खड़गे साहब का पारा 7वें आसमान पर था। उन्होंने मंच से इशारों में नेताओं को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं जो सिर्फ उनका नाम लिया जा रहा है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि क्या बाकी लोग कचरा साफ करने यहां पर आए हैं?
खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति से नहीं बल्कि संगठन से पार्टी चलती है। इतना ही नहीं, फुटेज के जरिए उन लोगों की पहचान करवाने की भी बात उन्होंने कह दी। ಆಯ್ತಾ ಇದಿಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದಿಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದ. ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದು. ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಹೇಳೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಕೂಗೋದು, ಬಾಕಿ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ, ಕಸ ಗೂಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನೆನಪಿಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶಿಸ್ತು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರೆಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರು ಇರಲಿ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ 58 ವರ್ಷದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. तो कर्नाटक में हुआ डीके तो मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए। वो ये कह रहे हैं कि संगठन से चलता है और राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं सज्जन जी। अब वही बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे लड़ेंगे चुनाव, कैसे चलाएंगे डीके अपने सरकार? नहीं, ये देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अपीज करने के लिए डीके शिव कुमार ने यहां तक कि उनके बेटे को गृह मंत्री बना दिया। जी परमेश्वरा को हटा के जो सिद्धारमैया से करीबी थे, बावजूद इसके मल्लिकार्जुन, अरे चलिए नारा लग रहा था, थोड़ी देर लगने देते, होता है, लेकिन जो रिएक्शन है, एक तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो रिएक्शन है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहा है कि आप चिढ़ रहे हैं और ये दिखा रहा है कि वहां की स्थिति क्या है, और इनके बोलने के बावजूद भी वो नारेबाजी बंद नहीं हो रही है। तो ये दिखाता है कि आने वाले चुनाव में जो पूरा प्रयास है कि सिद्धारमैया के बाद जो ट्रांजिशन हुआ डीके शिव कुमार का, खेमेबाजी सुलट जाए, वो तो अभी स्थिति देख के लग नहीं रहा है कि 2028 तक बहुत कुछ सुधार होने वाला है उसमें। अच्छा, कर्नाटक एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मुद्दा अब मंदिर तक भी पहुंच गया है। बीजेपी अपने विधायकों को मंदिर ले जाकर कसम खिलाने की तैयारी कर रही है। दरअसल कर्नाटक एमएलसी चुनाव में बीजेपी के 3 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप है। हालांकि कोई विधायक मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसने क्रॉस वोटिंग की। इसलिए बीजेपी अगले विधायक दल की बैठक भगवान मंजूनाथ के मंदिर में बुलाने का फैसला कर रही है, जहां हर विधायक को भगवान के सामने अपनी निष्ठा साबित करनी होगी। भगवान के सामने कसम लेनी होगी कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की है। आपको कहानी बता दें, कहानी यह है कि एमएलसी चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी की किरकिरी हुई। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र और नेता प्रतिपक्ष R अशोक को दिल्ली तलब किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से लौटने के बाद यह तय होगा कि मंजुनाथेश्वर मंदिर में विधायक दल की बैठक कब बुलानी है। उधर तो गुट है, खंडित विखंडित राहुल गांधी की पूरी टीम दिखाई दे रही है, और यहां पर कर्नाटक बीजेपी मंदिर में जाकर शपथ करवाएगी। पहले मैं खड़गे जी वाली बात करूं, मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे इतने बुजुर्ग नेता हैं, अनुभवी हैं, उनको इतना शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन वो अपना टेम्पर कई बार लूज करते हैं, और वो पार्लियामेंट में भी लूज करते हैं। अक्सर लूज करते हैं, पार्लियामेंट में भी, बाहर भी हो, ये तो पार्टी का फंक्शन था। लेकिन जो कुछ हुआ उससे डीके शिव कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहां सब कुछ सामान्य नहीं है। डीके ने शुरुआत बहुत अच्छी की है। जो बीजेपी राज्य दर राज्य दूसरे दलों में क्रॉस वोटिंग करवाने में, तोड़फोड़ करने में सफल हो रही थी, उस बीजेपी को कर्नाटक में वहां क्रॉस वोटिंग करवा देना डीके की बहुत बड़ी, जिसको कहना चाहिए ना, जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, उसमें बीजेपी को उन्होंने एक मुकाबला देने की कोशिश की जी। अब बीजेपी, आप हर दल में तोड़फोड़ कराएंगे, हर राज्य में क्रॉस वोटिंग कराएंगे, और आपके 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। कर्नाटक बीजेपी के लिए चैलेंज क्यों बन रहा है? देखिए, चैलेंज इसलिए बन रहा है कि बीजेपी, कर्नाटक को माना जाता है दक्षिण भारत की राजनीति का प्रवेश द्वार। दक्षिण भारत में कुल जमा एक राज्य में बीजेपी की अभी तक सरकार बनी थी, वो भी उनके हाथ से खिसक गया। और कर्नाटक वैसे भी ताकत की दृष्टि से देखें तो बहुत मजबूत राज्य है।
तो बीजेपी उसको भूल नहीं पा रही। और बीजेपी के पास समीकरण है वहाँ। कर्नाटक में 3 बड़े समुदाय हैं जो सत्ता का फैसला करते हैं, लिंगायत हैं, वोकालिंगा है, कुरुबा है। लिंगायत का समर्थन पारंपरिक रूप से बीजेपी के साथ रहा है। बीजेपी से एक गलती हुई, उन्होंने येदियुरप्पा को नाराज किया, मुख्यमंत्री पद से हटाया, उसके चलते वहां उनका समीकरण बिगड़ा। फिर जब येदियुरप्पा वापस आ गए, समीकरण बना। फिर जब आपने मुख्यमंत्री बदला तो अगले चुनाव में फिर सत्ता चली गई। इसलिए कर्नाटक बीजेपी के लिए सबसे आसान भी है, क्योंकि आप 2 बार सरकार बना चुके हैं और सामाजिक समीकरण आपके पक्ष में, और दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो कर्नाटक बीजेपी हर हाल में हासिल करना चाहेगी, इसलिए उसको एक क्रॉस वोटिंग पर फर्क पड़ता है। आपकी बात से मुझे ये समझ में आया कि अभी बीजेपी के पास वहां पर लीडरशिप का संकट भी है। येदियुरप्पा जैसा कोई बहुत मजबूत नेता है नहीं आपके पास, और जो मजबूत था उसे आपने खुद ही ने कमजोर भी किया। बिल्कुल। और देखिए, अभी येदियुरप्पा के जो बेटे हैं वो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लेकिन बावजूद इसके देखिए कि जहाँ तक समुदाय की, तो लिंगायत वोट तो आपको मिल जाएगा। लिंगायत वोट को लोग मानते हैं कि तकरीबन 20% के करीब है, ऐसा माना जाता है। लेकिन उसके अलावा जो अहिंदा समीकरण है, जिसको सिद्धारमैया साधते हैं, उस समुदाय से बीजेपी के पास अभी भी कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है। दलित समुदाय से बीजेपी के पास कर्नाटक में अभी भी कोई मजबूत नेता नहीं है। तो वो नेतृत्व का संकट है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि विधानसभा 2023 में हारने के बाद जो 24 में लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें बीजेपी ने जबरदस्त रिवाइव किया था। 28 में लेकिन वहां पर तो मोदी का फेस है ना, मोदी का फेस है। और अब क्या हो रहा है कि धीमे धीमे एक इनका साथ रहा है, लेकिन अभी भी अहिंदा के काट में आपके पास चेहरे कौन से हैं? येदियुरप्पा के साथ लिंगायत। और देखिए, कितने भी खेमेबाजी हो, लेकिन जब डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो जो वोक्कालिगा, जो इनकी बात कर रहे थे राजकुमार जी, जो मैसूर बेंगलोर क्षेत्र में जिनका काफी संख्या में दबदबा के लिए आपको देवगौड़ा से समझौता करना पड़ा था, गठबंधन तो डीके शिव कुमार है, तो अब आपका वोक्कालिगा वोट भी थोड़ा उधर जाएगा। तो वैसी स्थिति में बीजेपी के पास नेतृत्व का संकट है कि आपको हर समुदाय के लिए चेहरा देना होगा, क्योंकि कांग्रेस उसी चेहरे पे खेलेगी। आइए बात बिहार की भी कर लेते हैं। बिहार में 20 साल बाद लालू और राबड़ी का एड्रेस चेंज होने वाला है। 20 साल बाद आरजेडी की सत्ता का केंद्र 10 सर्कुलर रोड नहीं रहेगा, क्योंकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी जल्द ही 10 सर्कुलर रोड से 39 हाउसिंग रोड स्थित नए सरकारी बंगले में शिफ्ट हो जाएंगी। फिलहाल 39 हार्डिंग रोड स्थित बंगले का सजाया संवारा जा रहा है। हालांकि यह बंगला 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले के मुकाबले छोटा है। बंगले में कुल 8 कमरे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए ग्राउंड फ्लोर पर एक विशेष कमरा तैयार किया जा रहा है, ताकि उन्हें सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपको बता दें कि लालू परिवार पहले 10 सर्कुलर रोड छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि 10 सर्कुलर रोड लालू परिवार के लिए बहुत लकी भी रहा। जबकि 39 हार्डिंग रोड वाले बंगले को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं। वास्तु दोष को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसलिए लालू परिवार यहां शिफ्ट होने से कतराता रहा है। लेकिन अब शिफ्ट होना उनकी मजबूरी भी है। और सबसे बड़ा शिफ्ट तो मैं उस सत्ता के केंद्र का देख रही हूं, जो आरजेडी के लिए मंदिर हुआ करता था 10 सर्कुलर रोड, कि जहां पर जाकर उन्हें धोख लगानी है, हाजिरी देनी है। अब वो पता बदल चुका है। देखिए, वैसे जब नीतीश कुमार 2005 में जीते थे, एक अणे मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास है, तब भी राबड़ी देवी ने समय लिया था कि उन्होंने कहा था कि हमने कुछ आलू की खेती वेती की है, वो अभी तैयार नहीं हुआ है। नीतीश जी उस समय बड़े गरिमा के साथ कहे कि जब तक वो रहना चाहे रहें। तो ये जो आवास खाली करने में जो देरी और रेसिस्टेंस वाली बात है, वो नीतीश कुमार वाली सरकार थी, अब तो सम्राट चौधरी वाली सरकार है। बिल्कुल। वो दूसरी बात देखिए कि 10 सर्कुलर रोड में आप थे, 2005 से वहां पे आप रह रहे थे, जब से विपक्ष में गए, उसके बाद से अभी तक थे। वो मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो बिल्कुल कहते हैं ना कि पटना के सत्ता का केंद्र, जहां से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हैं। हार्डिंग रोड भी क्या है, हनुमान मंदिर से आगे जाए तो हार्डिंग पार्क है, वो हार्डिंग रोड है, बट वो उतना केंद्र नहीं माना जाता है। तो उस स्थिति में रेसिस्टेंस है। अब आवाज थोड़ी, अब सवाल है कि जो भी जैसे सुरक्षा के मामले में आकलन किया गया, इनकी व्यवस्था के मामले में धीरे धीरे एक पीढ़ी आ गई है नई, उनको व्यवस्था मिलनी चाहिए। अब आप ये चाहेंगे कि सामंती व्यवस्था हो, कि आप उसी में बने रहे। सर, व्यवस्था ये हुई कि राजनीति वाली व्यवस्था चली गई जी, सत्ता के आप अब शीर्ष पे रहे नहीं। दूसरी व्यवस्था आपकी परिवार की थी, वो परिवार में भी टूट दिखाई देने लगी। परिवार भी मजबूत नहीं रहा, पार्टी भी मजबूत नहीं रही, और अब जो आपका एड्रेस था वो भी चेंज हो गया। तो अब सुविधा नहीं, दुविधा ही दुविधा इस पार्टी के लिए लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसका एक उदाहरण हमने आपके सामने रखा। एक और दुविधा है, वो नीट री एग्जामिनेशन को लेकर है
कड़ी सुरक्षा और अभूतपूर्व तैयारियों के बीच आखिरकार कल की तारीख में ये एग्जामिनेशन संपन्न हुआ। 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने देश भर के 551 शहरों में एग्जाम दिया, लेकिन कुछ जगहों से एग्जाम के दौरान धांधली की कोशिश की खबरें आई हैं। बिहार के लखीसराय के एग्जामिनेशन दौरान पुलिस ने फॉलोअर गैंग का खुलासा किया और 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी छात्रों की जगह एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर परीक्षा देने के लिए पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक जिले के 3 सेंटर से फॉलोअर गैंग को पकड़ा गया। इनमें एम्स, पीएमसीएच और बीएचयू के इंटर्न भी शामिल है। पूरे मामले में बायोमेट्रिक एजेंसी की संदिग्ध भूमिका भी सामने आई है, जिससे 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस मामले में करीब 24 लोग लखीसराय पुलिस के रडार पर हैं और इनकी भी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस के मुताबिक फॉलोअर गैंग ने हर छात्र से 10 लाख रुपए में डील की थी और उन्हें 50 से 70 हजार रुपए एडवांस में मिले थे। तो डमी कैंडिडेट बैठाने की कोशिश हुई। एक छोटा सा सर 10 सेकंड का रिएक्शन। इस बार लग रहा है कि सब कुछ स्मूथ हो गया। नहीं, अब तक जो हुआ, कल तक जैसा हुआ वो कुल मिला के स्मूथ हुआ। हालांकि उसका श्रेय मैं अपने एजुकेशनल सिस्टम को या एग्जामिनेशन सिस्टम के बजाय सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी को, एयरफोर्स के कंट्रीब्यूशन को या सिक्योरिटी फोर्सेस को देना चाहूँगा। ये जो खबर आ रही है बताती है कि जो माफिया है ना, चाहे वो सॉल्वर गैंग का हो या नकल कराने का हो या पेपर लीक का हो, उसके हौसले कितने बुलंद हैं। और वो एक कदम आगे है, वो आपसे एक कदम आगे है। आपकी सारी तैयारियों को, सुरक्षा प्रबंधों को भी धता बताते हुए काम किया उन्होंने। तो हमको इन सारी चीज़ों से सबक लेके कम से कम एक एजुकेशनल सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए, एग्जामिनेशन सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि पूरी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। अगर यहाँ चूक होती है तो गलती नहीं है, ये अपराध है जो कभी माफ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक आपने कहा सर। आज इसी नोट पर चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और कल दमदार 10 में एक बार फिर से सुबह 10 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, सज्जन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कि आज टूट जाएगी उद्धव ठाकरे की पार्टी, गुरुग्राम के स्कॉर्पियो वाले गुंडों की हेकड़ी कैसे निकली, प्रभु श्री राम के चढ़ावे पर किस किस का डाका, योगी के पास पूरी लिस्ट पहुंच चुकी है। अभी में इन्हीं खबरों पर होगी बात सुबह 11 बजे।